जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। आज का जो ये सीरीज़ जो आप देखेंगे, यूरोपीय कंपनी का जो भारत में जो आगमन का जो सिलसिला बना हुआ था और ये यूरोपीय कंपनी जो है अपनी ज़मीन भारत में तलाश रही थी और इसे हमेशा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और ये जो टॉपिक रखा गया है, आप ध्यान रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और इस हिस्ट्री में है ना? इस हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, जिसके अंतर्गत में ये ध्यान रखना है, इसी के अंतर्गत में 1 लाख क्वेश्चन एक 1 लाख क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये आपको हिस्ट्री से। 1 लाख क्वेश्चन का ये वीडियो सीरीज़ होने वाला है दोस्तों। तो चैनल को जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं सर, याद कराना हमारा ज़िम्मेदारी है, आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। उन पुर्तगालियों में पुर्तगाली जो तो वास्को डी गामा कालीकट के तट पर आया हुआ था। किस वर्ष आया हुआ था कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा? तो ध्यान रखेंगे 20 मई 1498 में। 20 मई 1498 में यह वास्को डी गामा भारत के कालीकट के बंदरगाह में पहुंचा हुआ था। राजा जमोरिन के समय पहुंचा हुआ था और इसके पथ प्रदर्शक कार्य कौन किए थे? वास्को डी गामा का रास्ता किसने दिखाया? तो अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती जो था, अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती व्यक्ति जो था जिसका पथ प्रदर्शक था। और ध्यान रखेंगे ये जितने भी क्वेश्चन है आपके जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं सारे चीज को निचोड़ आपको दिया गया है। 1 लाख का क्वेश्चन का पैकेज है। वास्को डी गामा के बाद भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रोल था। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रोल जो था ये दूसरा का पुर्तगाली जो था भारत में आया हुआ था। वास्को डी गामा आपको कब आया था? 20 मई 1498 में पहली बार। और दूसरी बार कब आता है भाई? दूसरी बार आपको आया था 1502 में आया था। वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था? तो ध्यान रखेंगे 1502 में आया था। और तीसरी बार में भी आया था भारत में, जिसके चलते मृत्यु भी हो गया था, उसका मृत्यु भी हो गया था। तो तीसरी बार कब आया था? तो ध्यान रखेंगे 1524 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखेंगे तीसरी बार कब आया था? तो 1415 में आया था और कोची में इनकी मृत्यु हो गया था। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट के जो तत्कालीन जो शासक थे राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार स्थापित करने का किस यूरोपियों को जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये आपको पुर्तगालियों को जाता है। जापान जापान जो था, जापान और भारत के बीच में दोनों देशों के बीच में दोनों देशों के बीच में जो संबंध स्थापित किया किसने किया? तो ध्यान रखेंगे ये पुर्तगाली ने ही स्थापित किया है, पुर्तगालियों ने। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो भारत में जो था किसने अपना व्यापारिक स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम फोर्ट का किला का निर्माण कोचीन में किया था। कब किया था? 1503 में किया था। पुर्तगाली के प्रथम फैक्ट्री कहाँ? दुर्ग के जो लगाया था कहाँ? तो कोचीन में। कब लगाया था? 1503 में लगाया था। कब लगाया था सर? 1503 में लगाया था क्या? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन सा बन गया था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय पूछ रहा है। पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो ध्यान रखें फ्रांसिसो डी अल्मीडा था। तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा जो था ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी जैसे नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी आपसे हमेशा पूछता रहता है। यानी शांत जल की नीति का प्रतिपादक किसको? फ्रांसिसो जी अल्मीडा को बोला जाता है शांत नीति। जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो ये फ्रांसिसी द अल्मीडा लाया था। और भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है पुर्तगाली, तो पुर्तगाली में वायसराय में फ्रांसिसो डी अल्मीडा
और भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क जो है, इनका समय पीरियड जो था 1509 से लेकर 1515 तक ले इनका समय पीरियड रहा है। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया है? तो गोवा पर पूछ रहा है, तो किस पुर्तगाली ने किया है? तो अल्बुकर्क ने किया है। कब किया है? फरवरी 1910 में किया है। तो गोवा पर अधिकार करने वाला कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क का पुर्तगाली का भारत में वास्तविक संस्थापक बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। और अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हो गया है? तो गोवा में हुआ है। अल्बुकर्क की मृत्यु पूछेगा तो कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाए थे? तो हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाने वाला यही अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क। ठीक है। उसके बाद बंगाल में पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया? हुबली में किया गया। तो बंगाल में पूछ रहा है, बंगाल में पूछ रहा है भैया। तो बंगाल में पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो बंगाल में पूछेगा पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था? तो हुबली में लगाया गया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत का कार्यकाल कब से कब तक ले रहा है? तो ये पुर्तगाली गवर्नर नीनो दे कुन्हा जो था, भारत का वायसराय बनकर आया था। तो ये कब से कब तक ले 1529 से लेकर 1538 तक ले ये इनका शासनकाल रहा है। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का सही क्रम क्या है? तो भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन के क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली आता है, उसके बाद डच आया था, अंग्रेज आया था। तो 3 गो को ऐसे याद रखेंगे, पुर्तगाली, अ, पी डी नहीं हो जाएगा, पी से पी डी ई, पी डी ई। उसके बाद डेनिस और फ्रांसीसी, ध्यान रखें डेनिस और फ्रांसीसी का समय पीरियड था। चलिए ये बात था। आगे देखते हैं। देखिएगा, भारत में जो प्रमुख जो है कंपनी है, यूरोपीय कंपनी जो बनाया गया था, इस पर जो क्वेश्चन है, तो यूरोपीय कंपनी और इसका स्थापना वर्ष भी दिया गया है। तो पुर्तगीज कंपनी कब बन जाता है? तो 1498 में। ये पुर्तगाल की कंपनी भारत में स्थापित कब कर दिया गया? 1498 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी पूछेगा तो 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया तो 1602 में। डच ईस्ट इंडिया पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो 1602 में बताना है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन वाला पूछेगा तो डेनिस वाला 1616 में। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया? 1616 में किया गया है, 1616 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पूछ रहा है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में। ठीक है ना, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस आया था 1616 में, 1616 में आया था। उसके बाद आया था डच, आया था 1602 में, 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। और पुर्तगीज वाला कंपनी 1498 में। ध्यान रखेंगे 1498 में इस कंपनी की स्थापना किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन के जो पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुबली में एक अड्डे के रूप में विकसित किया था। किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे ये पुर्तगालियों ने किया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुबली में एक अड्डा का रूप किसने दिया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। पुडुचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया? तो पुडुचेरी में पूछे तो गोवा में। तो ये आपको पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है, पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में जो है तंबाकू, जिसे खैनी बोलते हैं, लाल मिर्च हो गया, कि खेती किसका देन है? ये पुर्तगालियों का देन है। भारत में आलू का, गन्ना का, तंबाकू का, लाल मिर्च, ठीक है ना, ये सब पुर्तगालियों का देन है। आलू और मक्का का भारत में लाया था तो पुर्तगालियों ने लाया है। तो इसी को ध्यान रखेंगे। चलिए पुर्तगालियों के बाद हम लोग बात करते हैं डच के बारे में। डच के बारे में देखते हैं। तो पुर्तगाली के बाद जो आने वाला कंपनी भारत में कौन था? तो ये डच था। पुर्तगाली के बाद भारत में आने वाला डच था। और डच कहाँ के निवासी थे? तो ये नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड बोलते हैं, नीदरलैंड, नीदरलैंड के ये निवासी, ये डच कंपनियां थी, डच कंपनियां। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था?
तो डच कंपनी का नियंत्रण जो था वहाँ के सरकार जो था के हाथों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण था। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। तो भारत के साथ जो है व्यापारी के लिए दूसरी संयुक्त पूंजी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है 1602 में स्थापित किया गया है। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो डचों ने किए थे। डचों ने क्या किए थे देखेंगे। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल सम्राट के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो ये डचों ने किया था, डचों ने किया था, ध्यान रखेंगे। डचों की पहली पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित किया गया? डच का पूछ रहा है तो ये डच का पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो पिपली में 1627 में डचों ने पहली बंगाल में जो है कंपनी स्थापित किया था। कहाँ? तो ये पिपली में 1627 में किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो है अपनी फैक्ट्री पटना में लगाया था? तो पटना में 1632 में। ये आपको जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये पटना कॉलेज जो देखते हैं वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियाँ थी। जो इसकी स्थापना की बात करें 1632 में किया गया। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो पटना में कब स्थापित किया गया? 1632 में। ये हमेशा याद रखेंगे, ये वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डचों ने चिंसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित किया था? तो 1634 में किया था। 1634 में डचों ने अपना जो व्यापारिक कंपनी जो था कहाँ स्थापित किया था? डच चिंसुरा में। कब? तो 1653 में किया था। 1653 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन जो है डचों ने किस किला को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जानते हैं? तो ये डचों का जो किला है बुस्ताबुल फोर्ट के नाम से किसको जानते हैं? बुस्ताबुल फोर्ट को, चिंसुरा को किला को बुस्ताबुल फोर्ट के नाम से चिंसुरा के किला को जानते हैं। पुर्तगालियों को पराजित कर को आधुनिक कोचिन में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो डचों ने कराया है। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचिन में विलियम फोर्ट का निर्माण ये आपको कौन किया है? डचों ने किया है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेज और डचों के मध्य में किस युद्ध के बाद हो जाता है? तो ये आपको बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में ये बेदरा के युद्ध के बाद डचों को अंतिम रूप से भारत से अंत हो जाता है। तो भारत में डच जो है कंपनियां कहाँ-कहाँ इसका व्यापारिक केंद्र जो था मछलीपट्टनम में बिल्कुल था, नागपट्टनम में हाँ बिल्कुल था, पटना में था बिल्कुल था, चिंसुरा में, कोचीन में था, ठीक है ना? कोचीन में भी था, कोचीन में, सूरत में, भरूच में, आगरा में था। तो ये डचों के प्रमुख जो है व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिंसुरा, कोचीन, सूरत, भरूच और आगरा में ये डचों के एक प्रमुख कंपनी का व्यापारिक कोठी यहाँ पर लगाया गया था, स्थापित किया था। डचों ने कहाँ से पैगोडा नामक सिक्का जारी किया था? डचों ने पैगोडा नामक सिक्का कहाँ से जारी करते थे? तो ये आपको पुलिकट से जो है डचों ने पैगोडा सिक्का जारी किया करता था। तो ये डचों का इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अंग्रेज के बारे में देखते हैं। अंग्रेज के बारे में दिया गया है किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये भारत में जो है ब्रिटिश कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त मिला था। लिवेंट कंपनी को मिला था। लिवेंट कंपनी 1593 में मिला हुआ था। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में पहला अधिकार पत्र मिला था? पत्र मिला हुआ था। तो लिवेंट कंपनी को 1593 में 93 में। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी 1593 में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। तो भारत में व्यापार के साथ है ना भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने शुरू किया था? तो ये अंग्रेजों ने किया था। अगला क्वेश्चन है
कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में ऑस्टल मार्ग से भारत आया था? तो ऑस्टल मार्ग से 1599 में आने वाले ब्रिटिश यात्री का नाम पूछा है। तो जॉन मिल्ड हॉल जो आया था, जॉन मिल्ड हॉल 1599 में आया हुआ था, जो ऑस्टल मार्ग से आया हुआ था। ऑस्टल मार्ग से, जल मार्ग से नहीं, ऑस्टल मार्ग से जॉन मिंडेल हॉल ने आया था। प्रारंभ में महारानी विक्टोरिया जो थी, विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक ले व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो महारानी विक्टोरिया ने, तो ये विक्टोरिया ने भारत में व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का दिया था अधिकार? ये 15 वर्षों को दिया था, जो 1609 ईस्वी से अनिश्चित काल तक कर दिया है ना। 15 वर्ष तक ले किया था, लेकिन 1509 ईस्वी से इसके अनिश्चित काल तक ले कर दिया था। पहले 15 वर्ष के लिए था, लेकिन 1509 से इसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। इसे ध्यान रखेंगे। किस वर्ष विलियम हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में हॉकिंस उपस्थित हुआ था? तो ये 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में था। कब आया था? 1609 में। और 1609 से ब्रिटिश जो कंपनी का जो है ना, उसके 15 वर्ष से बढ़ाकर अनिश्चित काल करते ले व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो ये 1615 में आया था, जहांगीर के दरबार में। तो टॉमस रो और हॉकिंस पूछेगा तो बता दीजिएगा। जहांगीर, तो हॉकिंस आया था 1609 में, और 1615 में टॉमस रो आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के उसका पूरा नाम था। तो ये 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में किया गया था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के बादशाह कौन था? तो ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना, तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था, अकबर। अकबर के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। जो अकबर का समय था 1556 से लेकर 1605 तक ले अकबर का समय पीरियड था। और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस वर्ष जो है समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हो जाता है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग द टू द ईस्ट इंडिया। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये भारत में अंग्रेजों के बारे में पूछ रहा है। पहली फैक्ट्री आपको सूरत में 1605 में। कुछ स्रोतों से अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में प्राप्त होता है ना। सूरत में 1608 में सूरत में पूछेगा। सबसे पहले सूरत में पूछा हुआ था, तो सूरत में 1608 में, लेकिन ये सफल नहीं रहा था। उसके बाद 1611 में मछलीपट्टनम से इसकी स्थापना किया था। दोनों बात याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है, अंग्रेजों के द्वारा सूरत में स्थापित रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था? तो 1613 में किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था? सूरत में 1613 में किया गया था। किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों के स्वाली के स्थान पर हराया था? अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। थॉमस वेस्ट ने हराया था। वेस्ट ने हराया था। गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने प्रदान किया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया था? 1632 में किया था। गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान 1632 में अंग्रेजों को प्रदान किया था। पूर्व भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री जो है, प्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो आपको बालासोर में है ना। भारत में है ना, बालासोर उड़ीसा में 1633 में किया था।
पूर्वी भारत में प्रथम कारखाना जो स्थापित किया था कहाँ किया था? तो ध्यान रखेंगे बालासोर कहाँ पड़ता है? बालासोर आपको उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में किया हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किला का निर्माण किया था? तो ये अंग्रेजों ने सबसे पहले किस किला का? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो है मद्रास में किया था। और फ्रांसीसी डे 1639 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखेंगे ब्रिटिशों के द्वारा जो है किस किला का निर्माण किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में। जॉर्ज किला जो है, जॉर्ज किला का निर्माण आपको मद्रास में किया था। आगे क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो थी सूरत में, बाद में मुंबई में बना दिया गया। ईस्ट इंडिया के प्रारंभिक में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? पहले सूरत में, बाद में कहाँ बन गया? मुंबई में बन जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में किसके किससे प्राप्त किया था? तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को किससे प्राप्त किया था? तो पुर्तगालियों से दहेज में दहेज में इंग्लैंड के सम्राट जो है चार्ल्स द्वितीय को 1661 में मिला हुआ था। अंग्रेजों को पुर्तगालियों के द्वारा दहेज में मिला हुआ था। किस सम्राट को? चार्ल्स द्वितीय को। कब? 1661 में मिला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? तो औरंगजेब के द्वारा किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में हज यात्रा बंद कर दिया था। अब बताइए, हज यात्रा बंद कर दिया था तो इसलिए औरंगजेब ने ये जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में भारत से निष्कासित कर दिया था। क्यों कर दिया था? हज यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था इसलिए। आगे बात करते हैं। अंग्रेजों ने सूतातानी कोलकाता और गोविंदपुर के जमींदारी किससे प्राप्त किया था? अजीमुन शान से प्राप्त किया था। अजीमुन शान से 1698 में प्राप्त किया था। सूतातानी कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी किससे प्राप्त किया था? अजीमुन शान से 1698 में प्राप्त किया था। कोलकाता का नींव किसने डाला है? कोलकाता जो है ये शहर का नींव जॉब चार्नक ने दिया है। इसका नींव किसने डाला है? तो जॉब चार्नक ने इसका नींव डाला है। जॉब चार्नक ने इसका नींव डाला है। फोर्ट विलियम किला का निर्माण कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। फोर्ट विलियम किला का पूछेगा निर्माण कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है, कोलकाता में। इसे ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंटी किससे नियुक्त किया गया था? तो फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंटी पूछा गया है, किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था। प्रथम प्रेसिडेंटी पूछा गया है, फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंटी चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? भारत में फोर्ट विलियम जो है किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे जो है आपको फोर्ट विलियम ये जो है फोर्ट विलियम किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे नियुक्त किया गया था प्रथम प्रेसिडेंटी। तो चार्ल्स आयर को। कहाँ है फोर्ट विलियम? कोलकाता में आपको देखने को मिलेगा। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है सूरत से बम्बई लाया गया था? किस वर्ष जो था ये जो मुख्यालय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया था? सूरत से बम्बई 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय सूरत से मुंबई लाया गया था। 1687 में लाया गया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दिया था? तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मान किया था? इंग्लिश खान की उपाधि के नाम से आपको जहांगीर ने विलियम जोन्स की उपाधि दिया था। चलिए, तो ये तो अंग्रेजों की बात है। अब बात करते हैं डेनिस के बारे में। इंग्लिश खान किसको जानते हैं? तो विलियम जोन्स। इंग्लिश खान को उपाधि किसने दिया? तो जहांगीर ने दिया है। डेनिस के बारे में देखते हैं सर। डेनिस के बारे में है, डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद में हुआ है। डेनिस का जो आगमन हुआ है अंग्रेजों के बाद में हुआ है। कब हुआ? तो 1616 में हुआ।
है ना, 1616 में हुआ है। डेनिस ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो डेनिसों के जो फैक्ट्री स्थापित किया गया कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1620 में और बंगाल में श्री रामपुर में ये अपने फैक्ट्री स्थापित किया था। तो डेनिस की फैक्ट्री कहाँ लगाया था? ट्रेम्बेकोर में। ट्रेम्बेकोर कहाँ है? तमिलनाडु में। कब स्थापित? 1620 में। 1616 में आता है, 1620 में कंपनी लगा था। अंग्रेज के बाद में आया था। पहले अंग्रेज आ जाते हैं, उसके बाद डेनिस आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। डेनिस कंपनी जो है, डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्री 1554 ईस्वी में किसे बेचकर दे भारत से चला गया था? अंग्रेजों से बेचकर चला गया था। तो ये डेनिस कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेनिस कंपनी भारत में अपनी जो जितना भी सारा चीज फैक्ट्री जो था, ये बेच बाच कर कब चला गया? तो ये 1854 में, ध्यान रखेंगे 1854 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ, कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्री को बेचकर अंग्रेजों के हाथ से चला गया था। कब? 1854 में चला गया, 1854 में, ध्यान रखेंगे। अब आता है डेनिस के बाद फ्रांसीसी आता है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आया हुआ था कौन? तो ये सबसे अंत में आया था, अंत में आया था, ठीक है ना, अंत में आया था। तो ये अंत में आया था फ्रांसीसी। कब आया था? तो 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में ये आपको फ्रांसीसी आया हुआ था। फ्रांसीसी का भारत में आगमन कब हुआ था? 1659 ईस्वी में। सबसे लास्ट में आता है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वां के शासनकाल में मंत्री कोलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण लुई 14वां के समय में किया गया था। भारत में सबसे लास्ट में था 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी के जो संस्थापक किसको बोला गया? कोलबर्ट के द्वारा। वो जो था लुई 14वां के जो है मंत्री था कोलबर्ट, और उसी के समय में कोलबर्ट जो इसके संस्थापक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले जो कारखाना कहाँ स्थापित करता है? फ्रांसीसियों के द्वारा आपको सूरत में 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था 1668 ईस्वी में। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारत में सभी राजाओं से झगड़ा में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी, तो डुप्ले ने किया था। किसने? डुप्ले, ये फ्रांसीसी ये था। डुप्ले जो था भारत में सभी राजाओं से झगड़ा में भाग लेने की नीति अपनाया था। कौन अपना था? तो डुप्ले ये फ्रांसीसी का था। फ्रांसीसियों के द्वारा लुई फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पांडिचेरी में किया गया था। फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई जो किला का निर्माण किसके द्वारा? तो ये ध्यान रखें फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? पुडुचेरी में किया गया था, पुडुचेरी में। फोर्ट ओरलिंगियम ओरलिंगियम किले ओरलिंगियम ओरलिंगियस फोर्ट ओरलिंगियस किले का निर्माण फ्रांसीसियों ने कहाँ किया था? चंद्रनगर में। तो दो किला कहाँ हो गया? फोर्ट लुइस पूछेगा तो पुडुचेरी बता दीजिएगा, और फोर्ट ओरलिंगियस किला का निर्माण चंद्रनगर में। फोर्ट ओरलिंगियस किला का निर्माण चंद्रनगर में किया गया था, ये फ्रांसीसियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों की जो सैनिक जो थी, फौज थी, क्या थी? मजबूत थी, शक्तिशाली थी। ध्यान रखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या बन था? प्रथम जो कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण पूछ रहा है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण जो था, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेना, उसमें कैप्टन बर्नार्ड के द्वारा। तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेना, यही आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बन जाता है। तो बात समझ में आ गया? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या बना था? तो अंग्रेज जो था फ्रांसीसी जहाज को क्या कर दिया था? अधिग्रहण कर लिया था। कैप्टन बर्नार्ड के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, छीन लिया गया था, और इसी के कारण आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाता है। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य में हुआ था?
तो ये ध्यान रखेंगे, कर्नाटक युद्ध जो था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो है संधि किसके संधि के द्वारा, कौन सा संधि के द्वारा? एक्स ला सापेल की संधि, एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होता है। तो ये कब खत्म होता है? 1648 में, 1648 ईस्वी में, 1648 ईस्वी में एक्स ला सापेल के संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो शुरू हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। क्यों? तो अंग्रेज जो था, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज को अधिग्रहण कर लिया गया था, जिसके चलते प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। यूरोप वासियों को सर्वोच्च जो था किस्म का सोरा जो है और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? ये सोरा की प्राप्ति और अफीम की प्राप्ति आपको बिहार से हुआ करता था, और नील के भी बिहार से ही। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था। फ्रांसिस केरौन के नेतृत्व में, फ्रांसीसी केरौन के नेतृत्व में 1667 ईस्वी में भारत में एक अभियान दल आया हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख देते हैं। 3 ठो कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब को? तो 1664 से 1646, सॉरी 1746 से लेकर 48 तक ले, है ना? 1746 से लेकर 1748 तक ले प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 तक लड़ा गया था। इसका जो संधि जो है किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? एक्स ला सापेल के संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हो जाता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं 1749 से 54 तक ले। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो 1749 से 54 द्वितीय कर्नाटक युद्ध, 1749 से 54 ये जो है और निर्णायक युद्ध रहा था, जिसमें कोई संधि नहीं हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध आपको 1758 से 1763 तक ले, 1758 से 63, 1758 से लेकर 1763 तक ले ये आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के द्वारा अंत हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा पेरिस संधि के द्वारा कौन सा युद्ध की समाप्ति? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब? 1758 से 1763। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक ले, यह और निर्णायक युद्ध रहा है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक ले, 1746 से 48 तक ले एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा ये आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम द्वितीय तृतीय कर्नाटक युद्ध हमेशा ध्यान में रखेंगे। इस युद्ध ने यह प्रमाणित कर दिया है, ये परिणाम हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि भारत का सर्वोसर्वा जो अंग्रेज जो क्या था सर्वोस अंग्रेज होंगे। ये कर्नाटक युद्ध ने फ्रांसीसियों के लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था, इसे प्रमाणित हो जाता है कि अंग्रेज जो है सर्वोच्च है पावर में, उसके पास सैनिक पावर बहुत ही ज्यादा था। सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो गया था। आगे बात करते थे वांडीबास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1760 में, 1760 में कौन सा युद्ध? तो वांडीबास का युद्ध। तो वांडीबास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था ना, किसके बीच में? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था वांडीबास का युद्ध। तो वांडीबास का युद्ध पूछेगा तो 1760 में किसके बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और उस फ्रांसीसी सेना का नाम बताएंगे, उस सेनापति का नाम बताना है। तो फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीबास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट डी लाली। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था जी नेतृत्व? सर आयरकुट था। तो ये आपको फ्रांसीसी जो है सेनापति जो वांडीबास के युद्ध में पराजित जो हुआ था, कौन? काउंट डी लाली। ये फ्रांसीसी जो था। और अंग्रेज जो था सर आयरकुट था। आगे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। यह किसने कथन कहा था? ये किसने बताया था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब
कुछ भी असंगत है ना? तो लॉर्ड मैकाले का ये स्टेटमेंट था। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था कंपनी एक असंगत है, परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। तो क्या किसका स्टेटमेंट था, कथन था? तो लॉर्ड मैकाले का ये स्टेटमेंट था। कौन भारत में सबसे पहले आया हुआ था? तो भारत में सबसे पहले और बाद में भी गया यही आपको पुर्तगाली गोवा का छोड़कर गया था 1961 में। तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के है ना। तब अब आगे देखेंगे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध देखेंगे। भारत में जो है ईस्ट इंडिया का जो कंपनियों का जो संबंध जो रहा है, उनके ये टॉपिक के बारे में एक-एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले बंगाल में पहला क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री जो है कोठी कब और कहाँ स्थापित किया था? तो ये बंगाल में प्रथम कोठी कहाँ कब स्थापित किया था? तो 1651 में आपको हुबली में किया था। अंग्रेजों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था? हुबली में लगाया था। कब लगाया गया था? 1651 में लगाया था। बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खान है। बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खान को बोला गया, इसने स्थापित किया है। मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान था। मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान था और नायाब गवर्नर का पद किसको दिया गया था? तो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ लाया था? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ लाया था? मुर्शिदाबाद, है ना? मुर्शिदाबाद ये क्वेश्चन पूछता, ये बंगाल की राजधानी ढाका को हटाकर कहाँ लाया था? तो मुर्शिदाबाद लाया था। कौन लाया था? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से बदल कर कहाँ लाया था? मुर्शिदाबाद लाया था। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? सुजाउद्दीन बना था। मुर्शिद कुली खान के बाद मुर्शिद कुली खान जब मृत्यु हो जाती है, तो बंगाल का नवाब कौन बनता है? सुजाउद्दीन बनता है। आगे बात करते हैं घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1740 में घेरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज जंग और अलावर्दी खान के बीच में एक युद्ध हुआ था। सरफराज खान और अलावर्दी खान के समय में एक युद्ध 1740 में होता है, जिसको 1740 के सरफराज खान और अलावर्दी खान के बीच में जो युद्ध को घेरिया का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे घेरिया का युद्ध 1740 में सरफराज खान और अलावर्दी खान के बीच में लड़ा गया था। बंगाल के किस नवाब ने बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय अंग्रेज की तुलना मधुमक्खियों से किया है? अलवर्दी खान ने। तो उस बंगाल के नवाब बताएँगे जो जो अंग्रेज़ों के जो है तुलना मधुमक्खियों से किया है। तो बोला हुआ था मधुमक्खियों से कि इसको छेड़ोगे तो काट-काट कर खा जाएगा, इसको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देगी। तो ये आपको कौन बोला था? अलवर्दी खान ने, अलवर्दी खान। आगे बात करते हैं, बहुचर्चित ब्लैक होल की जो घटना घटा हुआ था, आपको याद होना चाहिए ब्लैक होल की जो घटना घटा हुआ था, किसके समय में? सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना घटा हुआ था, ध्यान रखेंगे। ब्लैक होल की घटना किसके समय में घटा हुआ था? सिराजुद्दौला के समय में घटा हुआ था। अब ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया है? तो हॉलबेल ने किया है। ब्लैक होल की जो घटना जो घटा हुआ था, इसका वर्णन कौन किया है? हॉलबेल ने किया है। अलीनगर की संधि फरवरी 17 चौ चौ 57 1757 में अलीगढ़ की संधि फरवरी 1757 ईस्वी में किसके-किसके बीच में? तो आपको ध्यान रखेंगे अलीगढ़ की संधि फरवरी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और कलायू के बीच में एक संधि होता है जिसको अलीगढ़ की संधि बोलते हैं। अलीगढ़ की संधि कब? फरवरी 1757 में। अलीगढ़ की संधि किसके-किसके बीच में? यही सिराजुद्दौला और कलायू के बीच में हुआ था, ध्यान रखेंगे। मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल के नवाब अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगल सम्राट के द्वारा ध्यान रखेंगे मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम बंगाल का गवर्नर गवर्नर पूछ रहा है। तो मुर्शिद कुली खान 1717 तक ले ये कौन था? उस समय फर्रुखसियर था, है ना? फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर के द्वारा
प्रोक्सियर के द्वारा मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में आपको मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर ये मुर्शिद कुली खान जो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, पहले इसका नाम मकसूदाबाद बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने। तो ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया? मुर्शिद कुली खान, जिसके राजधानी का मकसूदाबाद नाम रखा था, मकसूदाबाद इसका नाम रखा था। अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब पूछा है तो सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में ये बंगाल का नवाब बनता है। अलवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला बनता है 1756 में। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश संप्रभुत्व का है ना प्रभुत्व को प्रभावित किया? तो किस युद्ध ने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया है? तो प्लासी की युद्ध जो है 23 जून 1757 में। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था भारत में अंग्रेजों का जो है स्टेबिलिटी मतलब कि अपने शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है किस युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद भारत में जो अपना पाँव जमा लिया। तो प्लासी की युद्ध आपको 23 जून 1757 को हुआ था। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किससे मानी जाती है? तो ये आपको सैन्य सफलता प्लासी के युद्ध से मानी जाती है और यही प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो है जोश जो है हाई था। प्लासी के युद्ध पूछा है किस नदी के किनारे? प्लासी के जो है किस नदी किनारे? तो प्लासी भागीरथी के किनारे लड़ा गया था। लेकिन ये प्लासी का मैदान कहाँ है? तो बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखेंगे प्लासी की युद्ध जो लड़ा गया था जो है भागीरथी के किनारे लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट में। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो लड़े गए किस युद्ध में पराजित होता? तो प्लासी की युद्ध में, है ना। प्लासी की युद्ध में आपको किसकी हार होती है? तो सिराजुद्दौला के हार हो जाती है तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये युद्ध में पराजित हो गया था। प्लासी की युद्ध में अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाता है? तो सिराजुद्दौला जो तो बना था हार जाता है तो बंगाल का नवाब किसको? मीर जाफर को बना दिया। इस प्रकार तो अंग्रेजों ने आपको बंगाल में नवाब किसको बनाया था? अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नवाब किसको बनाया था? तो मीर जाफर को बनाया हुआ था। ध्यान रखेंगे मीर जाफर को। आगे बात करते हैं सर। किसके अनुसार प्लासी के युद्ध जो है एक सौदा था और जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर के नवाबों को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया गया। ये जो है स्टेटमेंट जो दिया गया था के.एम. पनिकर के अनुसार ये बोला गया था। प्लासी के युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और जो मीर जाफर के नवाबों को बंगाल के हाथों बेच दिया गया था। के.एम. पनिकर के अनुसार बोला गया था। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक पूछता रहता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को, है ना, किसके द्वारा बोला गया था? विलियम पिट के द्वारा बोला गया था। रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोला गया? रॉबर्ट क्लाइव को ये बंगाल के इस प्रकार बंगाल के प्रथम गवर्नर बोलता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, क्लर्क के पद पर आया था और स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति बोला गया, सेनानायक बोला गया रॉबर्ट क्लाइव को। ये स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला गया है किसके द्वारा? विलियम पिट के द्वारा बोला गया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक किसको बोले? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक यही रॉबर्ट क्लाइव जो था प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था? है ना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया? मीर कासिम ले गया, मीर कासिम। तो ये आपको मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपने राजधानी कौन ले गया था? तो ध्यान रखेंगे मीर कासिम ले गया था, मीर कासिम। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी में क्रांति की संज्ञा दिया था? बिस्टार्ड ने बोला था। मीर कासिम को बंगाल के नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी में क्रांति की संज्ञा दिया था? बिस्टार्ड ने दिया था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध जब लड़ा गया था तो दिल्ली का शासक पूछ रहा है तो शाह आलम द्वितीय जो था दिल्ली का शासक जो था बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय।
बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के समय बंगाल का नवाब पूछ रहा है, तो नवाब पूछेगा तो मीर जाफर, और दिल्ली का शासक पूछेगा तो शाह आलम द्वितीय। कंफ्यूज नहीं करना है। दिल्ली का शासक पूछेगा तो शाह आलम द्वितीय, और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब पूछ रहा है तो मीर जाफर था, मीर जाफर। बंगाल के युद्ध के बंगाल के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? अवध के नवाब पूछ रहा है। बक्सर के युद्ध के बक्सर के युद्ध के समय, है ना, अवध के नवाब कौन था? सुजाउद्दौला सुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। दिल्ली का शासक कौन था? ये शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय के तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। और बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। किस युद्ध को भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध। आधिपत्य मतलब कि पूरा पैर जमा चुका है, मतलब कि उसका बिल्डिंग न्यू खोदा गया था प्लासी के युद्ध के, और उस पर भवन बन जाता है, घर बन जाता है। किस युद्ध के बाद? ये बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध आपको 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, है ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था? ये बक्सर के युद्ध था, बक्सर के युद्ध। अंग्रेजों के द्वारा जो लड़ा गया था, ठीक है ना, अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक जो युद्ध कौन था? तब बक्सर के युद्ध ही था। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यह किसका मानना था? ई पी रॉबर्टसन के द्वारा। रॉबर्टसन ने बोला हुआ था कहीं अच्छा है प्लासी के युद्ध से बक्सर का युद्ध, और इस प्रकार बक्सर के युद्ध से जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो जाता है, पी रॉबर्टसन ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली सेना के अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था? अंग्रेजी सेनाध्यक्ष कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो था। बक्सर में मीर कासिम को किसने पराजित किया था? तो मेजर हेक्टर मुनरो ने पराजित किया था, मेजर हेक्टर मुनरो ने पराजित किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा के दीवान कब प्रदान किया था? तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान प्राप्त किया था। तो ध्यान रखेंगे 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में किया था। आगे बात करते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शेरशाह 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 शाहजहां सॉरी शाहजहां शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिग्रहण किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव का ना, रॉबर्ट क्लाइव का। तो ये जो ध्यान रखेंगे, तो उस समय था शहंशाह जो था, शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे रॉबर्ट क्लाइव के समय में। रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 से 1767 ईस्वी तक दीवानी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटेन सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? तो खासी जनजाति के संपर्क में आया था, सिलहट क्षेत्र में, बंगाल के। तो किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? तो खासी जनजातीय के संपर्क में आया था, ध्यान रखें। सॉरी। आगे बात करते हैं। इलाहाबाद की संधि कब संपन्न हुआ था? तो क्वेश्चन पूछता है इलाहाबाद की संधि कब? 1765 में। इलाहाबाद की संधि पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो 1765 बताइएगा। 1765 में इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच में? तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर कौन था? क्लाइव के बीच में, 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि पूछेगा तो बताएंगे 12 अगस्त 1765 में। और द्वितीय ये किसके किसके बीच में?
तो मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय और कलायू जो था इसके बीच में, शाह आलम द्वितीय और कलायू के बीच में, है ना, प्रथम इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में। और द्वितीय पूछ रहा है, द्वितीय आपको इलाहाबाद की संधि कब, कलायू और अवध के नवाब, है ना, अवध के जो नवाब जो था सुजाउद्दौला के बीच में 16 अगस्त को हुआ था, 12 अगस्त और 16 अगस्त के, है ना, 65 में। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में प्रथम 12 अगस्त को हुआ था इलाहाबाद की संधि। और द्वितीय पूछेगा तो यह अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में 16 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त को हुआ था। ध्यान रखेंगे इस बात को हमेशा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बंगाल को, है ना, उपदीवान बना दिया गया, मोहम्मद रजा खान को बना दिया। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इलाहाबाद की इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसको बनाया? सिताब राय को बनाया था, सिताब राय को दीवान बना देता है। चलिए, प्रमुख युद्ध है और वर्ष जो दिया गया है उस टॉपिक को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में। अंबर का युद्ध पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में, अगस्त 1749 ईस्वी में कौन सा युद्ध? अंबर का युद्ध। अंबर के युद्ध में कौन? मुजफ्फर जंग, है ना, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में अंबर का युद्ध लड़ा गया था। अंबर के युद्ध किन किन के बीच में? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में ये लड़ा गया था। कौन सा? अंबर का युद्ध, अगस्त 1749 ईस्वी में। अब बात करते हैं प्लासी के युद्ध। तो आप तो जानते हैं 23 जून 1757, 1757 में प्लासी के युद्ध, है ना, 23 जून को अंग्रेजों और बंगाल के जो नवाब जो थे सिराजदौला के बीच में लड़ा गया था। वांडीबास का युद्ध तो जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीबास का युद्ध लड़ा गया था, वांडीबास का युद्ध। बक्सर का युद्ध आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में ये आपको बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। चलिए, अब बात करते हैं, ये हो गया आपको बंगाल के समय की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये जितने भी क्वेश्चन जो था बंगाल के। अब बातें करते हैं मैसूर जो है कर्नाटक की बात करते हैं। मैसूर, विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश के शासक में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था? अडयार वंश के रूप में उभरा होता है। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा हुआ था? अडयार वंश के रूप में उभरा हुआ था। मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में था? मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति जो है 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में था? सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री जो थे नंदराज के हाथों में था। हैदर अली डिंडीगुड़ का फौजदार बनाया गया। हैदर अली डिंडीगुड़ का फौजदार कब बनाया गया था? 1755 में। हैदर अली को डिंडीगुड़ जो है डिंडीगुड़ का फौजदार बनाया गया था 1755 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुड़ में एक शस्त्रागार की स्थापना किया था? फ्रेंच विशेषज्ञ के सहयोग से आपको डिंडीगुड़ में हैदर अली ने 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था, फ्रेंच के विशेषज्ञ से मिलकर बनाया था। हैदर अली मैसूर का वास्तविक संस्थापक कब तक बना रहा? आपको हैदर अली मैसूर का जो संस्थापक जो है, शासक जो बना रहा था, वास्तविक शासक आपको 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बना था 1761 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ रहा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखेंगे 1767 से 69, 1767 से 69 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। 1700 ध्यान रखेंगे 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखेंगे।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी विजय हुआ था? तो इसमें ध्यान रखें किसको विजय हुआ था? तो हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसके विजय हुआ था? हैदर अली को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है कब से कब तक लड़ा गया था? 1767 से 69 में। आगे बात करते हैं हैदर अली अंग्रेजों के साथ किस संधि पर साइन किया और उसे दोनों के उपनिष्ठ शत्रु मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद करने के लिए सहमति हो गया था? तो आपको मद्रास संधि जो है, मद्रास संधि के बाद मद्रास संधि 1769 में, मद्रास संधि 1769 में है ना। इस साइन के बाद जो है मराठों के विरुद्ध जो है मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं अंग्रेज और हैदर अली मिल जाते हैं मद्रास संधि 1769 के मद्रास संधि के में। आगे बात करते हैं हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित कर लिया? हैदर अली जो है स्वयं का मैसूर का राजा घोषित कर लेता है 1776 में। 1776 ईस्वी में हैदर अली स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर लेता है। 1776 में कर लिया था। हैदर अली की मृत्यु पूछ रहा है, हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु पूछ रहा है तो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब? 1782 से 84। 1782 से लेकर 1784 को कौन सा युद्ध बोलते हैं? तो आपको आंग्ल द्वितीय मैसूर युद्ध 1782 से 84। 1782 से लेकर 84 को कौन सा युद्ध? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। उसके पश्चात कौन सी संधि होता है? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर की संधि समाप्त होती है। मैंगलोर की संधि जो है, मैंगलोर की संधि 1764 ईस्वी में, है ना। मैंगलोर की संधि के द्वारा कौन से युद्ध की समाप्ति? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था समाप्त हो जाता है। इसकी शुरुआत हुआ था 82 से 84 तक ले चला हुआ था। मैंगलोर की संधि के द्वारा 84 में खत्म हो गया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा कौन था? अंग्रेज के गवर्नर कौन था? ध्यान रखेंगे उस समय अंग्रेज का गवर्नर पूछ रहा है तो वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो था तो ध्यान रखेंगे 80 से 84 था ना, 82 लिख रहे हैं, 80 से 84 तो वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पूछा गया किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? पोर्टोनोवा के युद्ध में किसने हराया था? तो अंग्रेजों के द्वारा आयरकुट ने 1 जुलाई 1781 में हराया था। ठीक है, पोर्टोनोवा के युद्ध में किसको हराया था? हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था अंग्रेज जनरल जो था आयरकुट ने 1 जुलाई 1781 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? पोलीपुर पोलीलूर में हराया था और हेक्टर मुनरो की सेना को हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना पोलीलूर में हेक्टर मुनरो को हराया हुआ था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाया था। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान ने। किस भारतीय विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किया था? तो ये आपको टीपू सुल्तान ने। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा किस जगह पर टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की बनाने के प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो कहाँ किया था? श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी में ही। टीपू ने किस वर्ष जो है पदशाह की उपाधि धारण किया? टीपू सुल्तान को कौन सी उपाधि? पदशाह की उपाधि धारण किया था। कब? 1787 ईस्वी में। पदशाह की उपाधि के नाम से किसको जानते हैं? टीपू सुल्तान। ये उपाधि कब धारण किया था? 1787 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 92 में। 1790 से 92 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से 92 में।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, ध्यान रखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है, ध्यान रखेंगे, 1790 से 92 तक चला हुआ था। ये संधि पूछ रहा है किस संधि के द्वारा? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1790 से 92 तक चला हुआ था, ध्यान रखेंगे इसको। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ में किया था? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान के साथ आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, जो 1790 से 92 तक ले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। कर्नवालिस ने किस संधि के बाद यह टिप्पणी किया हुआ था कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा सहयोगियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? ये आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये आपको कौन बोला था? कर्नवालिस ने इस संधि को बोला हुआ था। हम अपने शत्रुओं को प्रभावी रूप से पंगु बना दिया और उनके साथी को क्या कर दिया? शक्तिहीन कर दिया। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा मार्च 1792 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का युद्ध कब? तो 1799 में। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, है ना, 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर के बाद के समय कौन गवर्नर था? लॉर्ड वेलिजली था। लॉर्ड वेलिजली जो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, ये आपको गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। चतुर्थ जो था आंग्ल मैसूर युद्ध में, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है 4 मई 1799 में। तो किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया? तो चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। आगे बात करते हैं। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासन किसको बनाया था? तो कृष्णराज द्वितीय को, जो अड्यार वंश के था। तो इस प्रकार 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो वो जो था युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। और उसके बाद मैसूर का शासक किसको बनाता है अंग्रेज? तो कृष्णराज द्वितीय को बनाता है। आगे बात करते हैं। अंग्रेजों ने किस मैसूर शासक के साथ सहायक संधि किया था? तो कृष्णराज द्वितीय के साथ किया था। चलिए, चारों मैसूर युद्ध जो हुआ था, चलिए इसको याद करते हैं। याद कीजिए, आइए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत 1767 से 69 में ये आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय पूछ रहा है तो 80 से 84 में द्वितीय हुआ था। और तृतीय पूछ रहा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 90 से 92 याद रखेंगे। और चतुर्था तो याद रखेंगे 1799। प्रथम पूछेगा तो क्या बताएंगे? 67 से 69 बता दीजिएगा ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर 80 से 84 बताइएगा ना। तृतीय पूछेगा 90 से 92 बताइएगा ना। और चतुर्था आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तो क्या? 1799 में इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था ना। और उसमें किसको राजा बनाया गया था? कृष्ण राज द्वितीय को बनाया गया था। चलिए, 4 युद्ध हो गया। अब बातें करते हैं, अवध के बारे में जानते हैं। अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक किसको बोलते हैं? अवध के संस्थापक बुरहान उल मुल्क को बोलते हैं। जैसे शहादत खान इनका पुराना, शहादत खान का पुराना नाम क्या है? तो शहादत खान का पूरा नाम क्या हो गया? तो बुरहान मुल्क है, है ना, शहादत खान। आगे बात करें, शहादत खान बुरहान मुल्क की उपाधि जो है, ये किसने प्रदान किया था? मोहम्मद शाह ने दिया था। ये उपाधि बुरहान मुल्क की उपाधि जो है किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने दिया था शहादत खान की उपाधि। 1739 ईस्वी में शहादत खान की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बनता है? अवध के नवाब सफदर जंग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के लखनौती तहजीब किसके समय विकसित हुई थी? अवध के समय जो है लखनौती तहजीब किसके समय?
सफरत जंग के समय हुआ था। अवध में लखनऊती तहजीब की विकास जो हुआ था सफरत सफरत जंग के समय विकसित हुआ था। 1754 ईस्वी में सफरत जंग सफरत सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला बना हुआ था। 1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बनता? शुजाउद्दौला बना था। शुजाउद्दौला बना हुआ था। अवध का नवाब कौन बनता? शुजाउद्दौला। चलिए आगे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे। अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था? शुजाउद्दौला को। तो अवध के किस नवाब नवाब को मुगल शाह जो मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था? शुजाउद्दौला को। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने किसके साथ दिया था? शुजाउद्दौला ने 1761 ईस्वी में जो पानीपत के जो तृतीय युद्ध लड़ा का था किसका साथ दिया था? मोहम्मद शाह आब्दिल का साथ दिया था। शुजाउद्दौला जो था ये तृतीय युद्ध पानीपत के युद्ध में 1761 में किसका साथ दिया था? मोहम्मद शाह आब्दिल का साथ दिया था। अंग्रेजों के अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? मीर कासिम का साथ दिया था। यही आपको शुजाउद्दौला जो था बक्सर के युद्ध में किसका साथ दिया था? मीर कासिम का साथ दिया था। शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बनता है? आसफउद्दौला बनता है ना? आसफाउ आसफउद्दौला आसफउद्दौला बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थापित किया था? जो अवध के नवाब जो थे राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थापित किया था कौन? आसफाउद्दौला। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थापित किया था? आसफाउद्दौला। अवध के किस नवाब ने बेलिजली के साथ सहायक संधि किया था? सादत सादत अली ने किया था। अवध के किस नवाब ने बेलिजली के साथ सहायक संधि? सादत सादत अली ने किया था। अवध के अंतिम नवाब पूछ रहा है तो वाजिद अली शाह ये आपको अवध का अंतिम शासक जो था 1857 से 56 तक ले ये अवध का नवाब था। कौन? वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब पूछेगा तो वाजिद अली शाह बता दीजिएगा। लाल डलहौजी ने किसकी किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1756 में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को मिला लिया गया अंतिम रूप से, है ना? अवध को मिला लिया गया कुशासन का आरोप लगाकर। किसको मिलाया गया था? अवध को कब मिलाया गया था? 56 में। किसके द्वारा मिलाया गया था? लाल डलहौजी। किसके रिपोर्ट पर? आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर। अवध का वह कौन सा नवाब शायर और कथक नर्तक था? अवध का वो कौन सा नवाब था जो शायर करता था और कथक नृत्य में निपुण था? नवाब वाजिद अली शाह जो था, वाजिद अली शाह। 1757 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अवध का नवाब घोषित किया था? बिरजिस कादरी वाजिद अली शाह का पुत्र था। 1757 ईस्वी में विद्रोहियों ने अवध का नवाब किसको? बिरजिस कादरी को, जो वाजिद अली शाह का पुत्र जो था उसको घोषित किया था। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध जो चर्च का निर्माण कराया था सरधान मेरठ के नजदीक में किया था, मेरठ के निकट कराया था। बेगम समरू कौन थी? तो सरधाना की शासिका जो मेरठ के नजदीक थी, है ना? ध्यान रखेंगे ये चर्च का निर्माण किए थे सरधाना मेरठ खंड का। तो ये कहाँ सरधाना कहाँ है? तो ये आपको ध्यान रखें मेरठ खंड की। बेगम शमरू की थी तो ये सरधाना की शासिका। यूरोपीय वाल्टर करेनहॉल्ट शाम्ब्रे कौन थे? तो बेगम शमरू के पति थे। ध्यान रखेंगे क्या नाम था उनका? वाल्टर वाल्टर। चलिए आगे बात करते हैं। मराठा की बात करते हैं।
ये कितना है जी। चलिए एक ही इसको वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए मराठा पर हम ध्यान रखते हैं, घबराना नहीं है। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद पेशवा कौन बना था? तो माधव राव बना था। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद पेशवा कौन बनता था? माधवराव। 1761 से 72 ईस्वी तक। माधवराव की मृत्यु 1772 में के बाद पेशवा कौन बन गया था? नारायण राव, जो माधवराव का छोटा भाई था। नारायण राव की हत्या किसने कराए थे? रघुनाथ राव, जो राघव उसके चाचा थे। नारायण राव की हत्या किसने किया था? रघु राव ने कराया था, रघु राव ने कराया था। नारायण राव की हत्या करके कौन पेशवा बना था? नारायण राव की हत्या करके कौन पेशवा? माधव नारायण राव, जो नारायण राव का पुत्र था। देख रहे हैं ना, मेरठ मराठा की बात करते हैं। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध ये मराठों ने किया है। भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध करने वाले कौन था? तो मराठों ने। और मुसलमानों का विरोध कौन किया है? तो सिखों ने। अंग्रेजों ने भी किया है, ध्यान रखेंगे। सूरत की संधि 1775 में। सूरत की संधि 1775 में किसके बीच में? सूरत की संधि पूछा है 1775 में, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब? आपको ध्यान रखेंगे 1775 से 82 ईस्वी के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स जो था, ये मराठा युद्ध के समय अंग्रेज का गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर था। मराठा युद्ध के समय पूछेगा तो क्या बताएंगे? मराठा युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग जो था 1774 से 85 तक ले था। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा के युद्ध का जो अंत पूछ रहा है, किस संधि के द्वारा? तो सालबाई के संधि 1782 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत जो है पूछ रहा है, किस संधि के द्वारा? तो सालबाई की संधि 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति का अंत हो गया था, सालबाई की संधि। और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत तो 1803 से 5 तक ले। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा तो अंग्रेज और मराठा के बीच में जो युद्ध चला हुआ था, इसी को आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से? 1803 से लेकर 5 तक ले द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1803 से लेकर 5 तक ले द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो चला हुआ था, उसमें अंग्रेज का गवर्नर कौन था? तो ध्यान रखें, आर्थर बेलीजली था। बेलीजली के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। बेलीजली के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक ले लड़ा गया था। 23 सितंबर 1803 में सिंधिया और भोसले की संयुक्त जो है सेनाओं को किसने पराजित किया था? बेलीजली ने किया था, है ना। सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया था? तो बेलीजली ने किया था। तृतीय मराठा युद्ध जो है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब? 1817 से लेकर 1818 तक ले। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा तो क्या बताएंगे? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा तो 1817 से लेकर 1818 तक ले तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में कौन था अंग्रेज के गवर्नर? तो हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग। और द्वितीय के समय में बेलीजली था। अब प्रथम के समय में कौन था जी? हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे बात करते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग का दमनकारी नीति था। लॉर्ड हेस्टिंग के दमनकारी नीति ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होने के कारण बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, पिंडारियों का दमन किसने किया? पिंडारियों का अंत, पिंडारियों का दमन किसने किया है? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई किया था। पिंडारियों के लिए नियुक्त जो है मराठा सेना में किसके समय हुआ था, है ना। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय हुआ था? तो बाजीराव प्रथम के समय में। ध्यान रखेंगे, पिंडारियों की नियुक्ति जो मराठा सेना में किसके समय हुआ था? तो ये ध्यान रखें, बाजीराव के समय में। पिंडारियों का उदय किसके समय में? औरंगजेब के समय में।
अब पिंडारियों को जो है नियुक्ति जो है मराठा सैन्य में होने लगा, तो आपको बाजीराव के समय में, बाजीराव प्रथम के समय में। आगे बात करते हैं। मराठों और अंग्रेजों के मध्य में, मराठों और अंग्रेजों के मध्य में हुई संधियां देखते हैं। कौन के? सूरत की संधि। सूरत की संधि कब? 1775 में। सूरत की संधि 1775 में। राघु रघु रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में आपको 1775 में सूरत की संधि हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। सिंधिया के मध्यस्थ में पूना दरबार में अंग्रेजों के बीच में हुआ था। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। बेसिन की संधि 1782 में। बेसिन की संधि 1882 में। बेसिन की संधि 1802 में, सॉरी, बेसिन की संधि 1802 में। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में 1802 में बेसिन की संधि हुआ था। देवगांव की संधि, देवगांव की संधि कब? 1803 में, भोसले और अंग्रेजों के बीच में। देवगांव की पूछेगा तो क्या बताएंगे? देवगांव की संधि आपको ध्यान रखेंगे 1803 में, भोसले और अंग्रेजों के बीच में। सुरजी अर्जन गांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि 1805 में, होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। नागपुर की संधि, नागपुर की संधि 1816 में भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि 1817 में, ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। पूना की संधि, पूना की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बाजीराव और द्वितीय के बीच में और अंग्रेजों के बीच में पूना की संधि 1817 में हुआ था। मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लेंगे, मराठा और अंग्रेजों के बीच में। आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, वीडियो को स्किप करके। चलिए अब आगे बात करते हैं। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र अफजल अफजल जाही वंश का संस्थापक चिंकिलीज खां, है ना। हैदराबाद के संस्थापक कौन था? चिंकिलीज खान था। अफजाही वंश का जो संस्थापक चिंकिलीज खां। चिंकिलीज खां को किस नाम से जानते हैं? निजामुल मुल्क के नाम से, निजामुल मुल्क के नाम से आपको चिंकिलीज खान के जानते हैं। किस मुगल बादशाह को निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपा गया था? मोहम्मद शाह को। किस मुगल बादशाह को निजामुल मुल्क का दक्कन की सूबेदारी सौंपा गया था? मोहम्मद शाह को दिया गया था, मोहम्मद शाह को। चलिए आगे बात करते हैं। सुकरखेड़ा का युद्ध किसके बीच में? सुकरखेड़ा का युद्ध जो है 1727 में, 1727 ईस्वी में निजामुल मुल्क और मोजरिक मोबरिज खान के बीच में, मोबरिज खान के बीच में, निजामुल मुल्क और मोबरिज खान के बीच में एक युद्ध हुआ था 1727 ईस्वी में। 1727 में सुकरखेड़ा का युद्ध क्वेश्चन पूछा गया है। सुकरखेड़ा का युद्ध को 1724 में, 27 बोल रहे हैं, 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा का युद्ध, 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ था। सुकरखेड़ा का युद्ध आपको निजामुल मुल्क और मुजरिक खान के बीच में हुआ था। सुकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में। ने चिंकिलीज खान ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किया था, 1724 ईस्वी में किया था। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं सर। कर्नाटक की बात करते हैं। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सदातुल्ला ने किया, सदातुल्ला ने किया था। कर्नाटक राज्य की स्थापना सदातुल्ला ने किया था, सदातुल्ला खान ने किया था। कर्नाटक की स्थापना सदातुल्ला खान ने किया था। सदातुल्ला खान को ने अपनी राजधानी बनाया था आरकाट में, आरकाट में, है ना, आरकाट। सदातुल्ला खान ने अपना राजधानी कहाँ बना था? तो आरकाट में बना था, आरकाट में बनाया था। किस ब्रिटिश गवर्नर ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था? तो बेलीजली ने छीन लिया था, है ना, बेलीजली ने छीन लिया था। तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे बात करते हैं रुहेलखंड। टॉपिक है रुहेलखंड।
गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना, रुहेलखंड की स्थापना जो है किसने किया था? तो गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया था। वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया था रुहेलखंड की स्थापना। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना मोहम्मद खान बंगस ने किया था। मोहम्मद खान बंगस ने किया था। स्वतंत्र फर्रुखाबाद के राज्य की स्थापना मोहम्मद खान बंगस ने किया है। चलिए अब रुहेलखंड के बाद पंजाब की बात करते हैं। पंजाब आप देखेंगे रणजीत सिंह जो है 1792 से लेकर 1839 तक ले इनका समय पीरियड था। इनका जन्म रणजीत सिंह का जन्म की बात करते हैं 2 नवंबर 1780 में 2 नवंबर 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? महासिंह। रणजीत सिंह का पिता का नाम क्या था? महासिंह किस मिसाल से संबंधित है? और मिसल से संबंधित है। मिसल से शुकर चकिया मिसल से महासिंह थे। रणजीत सिंह की उम्र उस समय कितनी थी जब उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था? तो 12 वर्ष के थे रणजीत सिंह जब उनके पिता का मृत्यु हो गया था। शुकर चकिया मिसल का दायित्व किस क्षेत्र पर था? तो रावी और चिनाब क्षेत्र में था। शुकर चकिया जो क्षेत्र जो था किन क्षेत्रों तक विकसित था? तो रावी और चिनाब तक ले था। रावी और चिनाब तक ले शुकर चकिया का यह विस्तार था। आगे बात करते हैं। महासिंह के मृत्यु के बाद शासन का भार किसके मध्य से होता था? तो प्रतिशातन परिषद के मध्य से होता था। प्रतिशातन परिषद के मध्य से चलता था। प्रतिशातन परिषद 1792 से लेकर 1797 तक ले चला हुआ था। उसमें कौन कौन शामिल थे? रणजीत सिंह की माता और रणजीत सिंह के सास सदाकौर दीवान लखपत राय, क्योंकि रणजीत सिंह 12 वर्ष के थे इसलिए। चलिए आगे बताते हैं। लाहौर और अमृत शहर पर किस मिसल का अधिकार था? भंगी क्षेत्र। लाहौर पर किस मिसल का अधिकार था? तो भंगी। अमृतसर पर किसका था? भंगी मिसल का अधिकार क्षेत्र था। किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था? किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था? 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। 1798 में जमान शाह चिनाब नदी में तोपों को निकलवा कर किसको वापस गिराया था? तो अब रणजीत सिंह ने जमान शाह की जो चिनाब नदी में तोप गिर गया था उस तोप को निकलवा कर वापस किया था रणजीत सिंह ने। किस वर्ष रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था? किस वर्ष जो है लाहौर पर अधिकार रणजीत सिंह किया था? तो आपको ध्यान रखेंगे 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में लाहौर पर रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया था। पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। और धार्मिक राजधानी कहाँ थी? धार्मिक राजधानी अमृतसर में। राजनीतिक राजधानी पूछेगा तो लाहौर में और धार्मिक राजधानी आपको अमृतसर में। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे भेंट की थी? तो मोहम्मद शाह आब्दिल के पुत्र शाह शुजा ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो शाह शुजा ने भेंट किया था। अमृतसर की संधि किसके बीच में हुआ था? अमृतसर की संधि पूछा गया है मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि हुआ था। अमृतसर की संधि मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुआ था। ध्यान रखेंगे इसको। महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुआ था। अमृतसर की संधि। चलिए आगे बात करते हैं। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देख सकूं, इसलिए मेरी एक आंख की रोशनी मन की एक आंख की रोशनी ले ली, दूसरी आंख की रोशनी ले ली है ना। एक आंख से अंधे थे कौन? रणजीत सिंह जो थे, इसलिए बोलते थे हमारी आंख एक भगवान ले लिया है क्योंकि हम एक दृष्टि से सबको देख सकूं। यह रणजीत सिंह का मानना था। किस फ्रांसीसी यात्री ने
रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया है। किस फ्रांसीसी यात्री ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया है? विक्टर जैकॉम जैकॉम जाकॉम ने किया है। विक्टर जाकॉम ने किया है। महाराणा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह, 1839। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। कौन था जी? खड़क सिंह था। ध्यान रखेंगे इसको। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। 1843 से लेकर 1839 तक लेता है। सिख राज के अंतिम राजा दिलीप सिंह था। ध्यान रखेंगे। पंजाब के महाराजा दलीप सिंह की मृत्यु, है ना, 22-23 अक्टूबर को 1893 में हो गया था। कहाँ? दलीप सिंह की मृत्यु कहाँ हो गया था? तो पेरिस में हो गया था। दलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में हुआ है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पूछ रहा है तो 1845 से 46 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1845 से लेकर 46 में प्रथम आंग्ल युद्ध लड़ा गया था। लाहौर संधि कब और किसके बीच में हुआ था? लाहौर संधि आपको मार्च 1946 में सिखों और अंग्रेजों के बीच में, सिख और अंग्रेजों के बीच में लाहौर की संधि हुआ था। मार्च 1846 में हुआ था। क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है भोरेवाल का संधि, भोरेवाल का संधि, भोरेवाल का संधि कब हुआ था? तो भोरेवाल का संधि जब पूछेगा तो 1846 में। 1846 में कौन सा? 1846 में भोरेवाल का संधि हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर पूछा गया तो लॉर्ड हॉर्डिंग था, है ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय जो है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। भोरेवाल का संधि 1846 में। लाहौर की संधि मार्च 1846 में। द्वितीय आंग्ल युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पूछा गया है तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत आपको 1848 से 49 में। 1848 से लेकर 49 में कौन सा युद्ध? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में कौन था गवर्नर? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हुआ था 48 से 49 में। 1848 से 49 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय द्वितीय हुआ था। अब प्रथम पूछेगा तो हॉर्डिंग के समय में, और द्वितीय पूछेगा तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। आगे बताते हैं चिलैयावाला का युद्ध। चिलैयावाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 में हुआ था। 48 में, 49 में हुआ था, ठीक था। 1849 में हुआ था चिलैयावाला का युद्ध। चिलैयावाला का युद्ध कब? 1849 में हुआ था। पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज में हो गया था 1849 में। इस युद्ध तो याद रखें, चिलैयावाला का युद्ध 1849 में, और पंजाब राज्य का विलय जो हुआ था 1849 में ही हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। पंजाब का जो विलय हुआ था, रणजीत सिंह को कहाँ भेज दिया गया था? तो इंग्लैंड भेज दिया गया था। पंजाब का विलय 1849 में रणजीत सिंह को कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड भेज दिया गया था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब का शासन करने के लिए 3 सदस्यों को समिति बनाया गया था। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविन, मांस मानसेल को बनाया गया था। मानसेल को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो दिलीप सिंह ने। अंग्रेजों से कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त था? दिलीप सिंह से प्राप्त किया था। चलिए अब बात करते हैं अमृतसर की संधि। 25 अप्रैल 1809 में सतलज नदी के दोनों सीमाओं पर मान लिया गया। इसमें इस संधि के द्वारा सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। ये अमृतसर की संधि में इस शर्त था, ठीक है। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिस पर रणजीत सिंह के द्वारा आक्रमण न कर सके। ये बात था, लुधियाना की बात था। सतलज में पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। ये शर्त हो गया। उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन न करने अथवा मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। ये आपको अमृतसर की संधि आपको 25 अप्रैल 1809 का ये जो इम्पोर्टेंट बात बताया गया था, कोई इसका उल्लंघन करेगा तो हम नहीं मानेंगे। चलिए रणजीत सिंह के द्वारा विजित किया गया था कौन? मुल्तान को जीत लिया गया था 1818 में। मुल्तान को
रणजीत सिंह कब जीत लेते हैं? 1818 में। कश्मीर को रणजीत सिंह जीत लिया 1819 में। कश्मीर को 1819 में। पेशावर को 1834 में। और रणजीत सिंह के द्वारा विजित क्षेत्र को मुल्तान को 1818 में। कश्मीर को 1819 में। मुल्तान को पेशावर को 1834 में। 1834 में। रणजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक से कब और कहाँ मिले थे? विलियम बेंटिंक से रणजीत सिंह कहाँ? तो रोपड़ में मिले थे। रोपड़ में मिले हुए थे, 1831 में मिले थे। बेंटिंक से रणजीत सिंह कब मिले हुए थे? तो ध्यान रखें 1831 में रोपड़ में मिले हुए थे। 1838 में त्रिपक्षीय संधि किसके बीच में हुआ था? त्रिपक्षीय संधि जो हुआ था 1838 में ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह सुजा के बीच में त्रिपक्षीय संधि हुआ था। ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह सुजा के बीच में त्रिपक्षीय संधि हुआ था। त्रिपक्षीय संधि पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। 1838 में त्रिपक्षीय संधि कितना है? चलिए एक पेज और है, एक पेज और है, ध्यान रखेंगे। रणजीत सिंह का प्रशासक जो प्रशासन जो था, रणजीत सिंह के सरकार को किस नाम से जानते हैं? खालसा सरकार के नाम से। रणजीत सिंह की जो सरकार चलती थी उसको खालसा सरकार के नाम से। रणजीत सिंह के प्रशासक को कितने कितने मंत्री का सहयोग था? तो कितने मंत्रियों का साथ? तो 5 मंत्रियों का सहयोग हुआ करता था, है ना? तो 5 मंत्रियों को में ध्यान रखेंगे। रणजीत सिंह के 5 मंत्री में कौन-कौन? मुख्यमंत्री राजा राजा ध्यान सिंह मुख्यमंत्री थे। विदेश मंत्री फ़कीर अज़ीरुद्दीन थे, है ना? रक्षा मंत्री कौन थे? दीवान मोहक मोह मोह मोहकम चंद दीवान चंद्र मिश्र और हरि सिंह नवाल थे, ये रक्षा मंत्री। अर्थ वाला तो भगवान दास और सदर डायोडी, ये 5 गो ये मंत्री वाला था। चलिए आगे बात करते हैं। पंजाब के डोगरे सामंतों के किस 3 भाइयों को राजा की उपाधि दिया गया था? ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेता सिंह को कौन सी उपाधि दिया गया था? तीनों भाई को उपाधि दिया गया था। रणजीत सिंह के प्रशासक में किसने राजकीय विभाग कार्यरत थे? तो 12 गो विभाग काम करता था। विभाग पूछेगा तो 12 गो था। रणजीत सिंह के प्रशासक में कितने विभाग? तो 12। अब 5 गो मंत्री, 5 गो मंत्री हुआ करते हैं। 5 गो मंत्री 12 गो विभाग, 5 गो मंत्री 12 गो विभाग। चलिए 4 महत्वपूर्ण में देखते हैं। महत्वपूर्ण विभाग में दफ्तर ए अहवाल उल मल, ये जो था इस विभाग में भू राजस्व और अन्य आयों के स्रोत का वर्णन किया जाता था, विवरण मिल जाता था। दफ्तर ए तोहिजात जो था, दफ्तर ए तोहिजात जो है इस विभाग के राज परिवार के आय व्यय की व्यवस्था किया जाता था। दफ्तर ए तोहिजात में दफ्तर ए रोजनामाज यानी कि दफ्तर ए रोजनामाजात जो था प्रतिदिन के रोज डेली रूटीन था। और दफ्तर ए मवाजात मवाजाब मवाजाब जो था, दफ्तर ए मवाजाब जो था, ये विभाग सैन्य और असैन्य के वेतन, उसके हिसाब को कार्मिक के जो उसमें काम करते उसका हिसाब किताब रखा जाता था। ये रणजीत सिंह के प्रमुख विभाग में था। 12 विभाग में 4 विभाग। आगे बात करते हैं। प्रांतों में बांटे गए सिख राज्यों को किस नाम से जानते हैं? सूबा के नाम से। प्रांतों में बांटे गए सिख राज्य को क्या बोलते हैं? सूबा के नाम से जानते हैं। रणजीत सिंह के प्रशासक में कुल कितने सूबे थे? तो 4 गो सूबा था, है ना? लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। रणजीत सिंह में कुल कितने सूबे थे? है ना? तो ये 4 में लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर था। प्रत्येक सूबे का अधिकारी क्या कहलाता था? नाजिम कहलाता था। नाजिम क्या था? प्रत्येक सूबे का अधिकारी को नाजिम कहा जाता था। प्रत्येक सूबे को अधिकारी को क्या कहा जाता था? नाजिम कहा गया। सूबे को बँटवारा किसने किया था? किसमें किया गया था? तो सूबे का बँटवारा परगनों में किया था। परगने में किया गया था। सूबे का बँटवारा किसमें? परगने में किया गया था। परगने का प्रमुख कौन होता था? कारदर था। परगने का प्रमुख अधिकारी को कारदर बोला गया। और नाजिम किसको बोला? तो सूबे के अधिकारी को नाजिम बोला गया।
कारदार किसको बोला गया? तो परगाने के प्रमुख अधिकारी को कारदार बोला गया। कारदार का प्रमुख काम क्या है? शांति व्यवस्था के साथ राजस्व को एकत्रित करने में ये कारदार का काम था। परगने को कब बँटवारा किसमें किया गया था? ताल्लुक में किया था। परगने को किसमें बाँटा गया था? तो ताल्लुक में किया था। ताल्लुक में किया गया था। प्रत्येक ताल्लुक में कितने मौज मतलब गाँव थे? तो प्रत्येक ताल्लुक में 50 से लेकर 100 गो गाँव हुआ करते ताल्लुक में, मौज में। प्रशासन की छोटी इकाई क्या थी? गाँव थी। प्रशासन की छोटी इकाई को गाँव बोला गया है ना? ध्यान रखेंगे इसको। भू राजस्व व्यवस्था की बात करें, रणजीत सिंह के प्रशासक में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? तब भू राजस्व था। तो राजस्व का मुख्य आधार क्या था? भू राजस्व थे। और भू राजस्व का कितना परसेंट उपज लिया जाता था? तो 30 से 40% उपज का माध्यम इसमें रखा गया था। राजस्व का उपज भाग जो है कितने राजस्व है? तो 33 से 40% के माध्यम था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित था? बटाईदार प्रथा पर, बटाई प्रथा पर आधारित था। भू राजस्व जो था बटाईदार पर ये आधारित था। बटाई प्रथा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? चलता रहा। बटाई प्रथा का प्रचलन कब तक चलता रहा? 1823 तक ले बटाईदार प्रथा जो था रणजीत सिंह के समय में कब तक चलता रहा था, है ना? तो 1823 तक ले ये बटाईदार प्रथा चलता रहा। 1824 से लेकर 34 तक ले भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था था? कुनतुल कुनतुत कुनकुत व्यवस्था कुनकुत व्यवस्था कुनकुत व्यवस्था क्या कुनकुत कुनकुत क्या व्यवस्था थी? ये भू राजस्व की व्यवस्था था। 1824 से लेकर 34 तक चला हुआ था। कुनकुत व्यवस्था बटेदार व्यवस्था, ध्यान रखेंगे भू राजस्व का ये पैमाना था। देखें, कुनकुत व्यवस्था भू राजस्व के वसूल किस प्रकार से किए जाते हैं? इसमें कर वसूली उपज को आधार मानकर नकद लिया जाता था। नीलामी योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? नीलामी योजना में क्या प्रावधान किया गया था? इस योजना में 3 वर्ष में 6 वर्षों के लिए वसूली कर दिया गया, अधिकतम बोली लगाए जाने वाले के लिए दे दिया जाता था। ये जो था। चलिए सैन्य की बात है, सैन्य प्रशासन पर चर्चा करते हैं। सैन्य प्रशासन में किसने सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना व्यवस्था कहा जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा रणजीत सिंह को। भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश अंग्रेजी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था और ये आपको रणजीत सिंह के सेना व्यवस्था को। हौज एक खास ध्यान रखेंगे। ये फौज ए आईना किस प्रकार की सेना थी? तो ये नियमित सेना थी। हौज ए खास और फौज ए आईना ये किसकी सेना में था? रणजीत सिंह की व्यवस्था थी। तो ये नियमित सेना हुआ करती थी, हौज ए खान या और फौज ए आईना। फौज ए खास का विभाजन किया गया था। तो घुड़सवार, पैदल और तोपखाने में। फौ, फौज ए खास को विभाजित किया था। घुड़सवार घुड़सवार पैदल और तोपखाने में विभाजित किया गया था। आगे बात करते हैं। 1822 ईस्वी में नियमित घुड़सवारों को ट्रेनिंग देने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? फ्रांसीसी सेना एलॉर्ड एलॉर्ड को फ्रांसीसी सेना एलॉर्ड को किया गया था। 1822 ईस्वी में घुड़सवारी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांसीसी सेनापति एलॉर्ड को किया गया था। रणजीत सिंह को घुड़सवारों को देखकर किसने कहा था यह संसार का सबसे सुंदर फौज है? किसने कहा था? रणजीत सिंह के सेना को देखते हुए, घुड़सवार को सेना को देखते हुए किसने कहा था ये संसार का सबसे सुंदर फौज है? लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 में बोला हुआ था, रणजीत सिंह को सेना को देखते हुए कहा था। नियमित पैदल सेना की ट्रेनिंग प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी नियुक्ति किया गया था? किसकी नियुक्ति किया था? इटालियन सेनापति जो थे बंतुरा को नियुक्त किया गया था। इटालियन जो सेनापति बंतुरा को नियुक्त किया गया था। पैदल सेना को ट्रेनिंग करने के लिए इटालियन की सेना बंतुरा को नियुक्त किया गया था। तोपखाने का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया था? तोपखाने का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया था? ध्यान रखेंगे। तो तोपखाने का प्रमुख किसको नियुक्त था? इलाही बख्श को नियुक्त किया गया था। इलाही बख्श कौन थे? तो ये तोपखाना के प्रमुख से नियुक्त किया था। इलाही बख्श क्या थे? तोपखाना के प्रमुख नियुक्त किया गया था इलाही बख्श। गोला बारूद और तोपखाना बनाने का कारखाना कहाँ लगाए गए थे? तो लाहौर और अमृतसर में। गोला बारूद और तोपखाना बनाने का कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो लाहौर और अमृतसर में। फौज कवायद कवायद किस प्रकार की सेना थी? अनियमित सेना थी। ध्यान रखेंगे। फौज कवायद जो था अनियमित सेना थी।
अब न्याय प्रशासक पर बात करते हैं। सूबे का सबसे उच्चतम न्यायालय किसका हुआ था? नाजिम का था। सूबे का सबसे उच्चतम न्यायालय किसका होता था? तो नाजिम का हुआ करता था। अदालत-ए-आला सबसे ऊँचा न्यायालय कहाँ था? तो लाहौर में। अदालत-ए-आला कहाँ था? सबसे ऊँचा न्यायालय कहाँ था? तो लाहौर में था। रणजीत सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। और रणजीत सिंह के बारे में किसने कहा था? सारे पंजाब में उसके कुरूप और भद्दा व्यक्ति नहीं था। बैरन ह्यूगियल ने बोला था। ह्यूगल ने क्या था? बैरन ह्यूगल ने क्या था? ह्यूगल ने क्या था? सारे पंजाब में उसके उसके कुरूप और भद्दा व्यक्ति नहीं था, है ना? रणजीत सिंह के बारे में कौन था? बैरन ह्यूगल ने बोला था। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह बन गया। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी पूछता है, खड़क सिंह बन जाता है। और इस प्रकार आपने देख चुके हैं, है ना? इतना सारे चीज़ टॉपिक हम लोग देखे हुए थे। भारत में यूरोपीय कंपनी के ये क्षेत्रीय राज्य में ईस्ट इंडिया का प्रभाव जो बना हुआ था, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग देखे हुए थे, भारत में यूरोपीय कंपनी जो आया हुआ था और एक-एक पॉइंट के अंतर्गत में हम लोग समझे और ये यूरोपीय कंपनी और उसके क्षेत्र में जो अधिकार क्षेत्र पर कब्ज़ा जो किया हुआ था, इन टॉपिकों को हम लोग कवर कर लिए, ठीक है? चलिए थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो जो है एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सारे वीडियो का एक महत्वपूर्ण वीडियो जो था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर आए हुए हैं।